हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस से चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरो चौहान और गाइस यहाँ हम कर रहे हैं दृश्यास की क्विक बुक भारत एवं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल चल रहा है चैप्टर नंबर 35 जो कि है वायुमंडलीय दाब गतियां और पवने, राइट। पार्ट 2 करेंगे अभी हम। अ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना हम कर चुके थे उससे आगे की हम यहाँ पे बात करेंगे। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाकी जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 35 और जो की है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोशन एंड विंड्स, राइट। तो अब हम जो कर चुके थे हम उससे आगे की यहाँ पे बात करेंगे। ये सारी चीजें हमारी हो चुकी थी। हाँ, अभी जो हम लास्ट हमने छोड़ा था वो हमने देखा था वायुदाब पेटियां, पेटियों का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज देखिए, तो ऊर्ध्वाधर यानी कि आप जमीन से आसमान की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम क्षैतिज की बात करते हैं तो आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ऐसे करके जाते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से। और ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट। हम क्षैतिज की बात करें, क्षैतिज की बात ये हो गया कि पृथ्वी पर हम पृथ्वी ले रहे हैं, पृथ्वी पर हम देख रहे हैं पेटियां बना दी है हमने, राइट। पृथ्वी पर हमने पेटियां बनाई है, राइट। और अगर ऊर्ध्वाधर बात करते तो हम आप वायुमंडल ऊपर की तरफ जा रहे होते। चलिए हमने देखा था हमारे पास यहाँ पे 7 तरह की पेटियां थी, 7 टाइप्स की। और 2 तरीके से हमने इसको बाँटा था। एक होती है तापजन्य, एक हमने कहा था तापजन्य वायुदाब पेटियाँ थी, एक थी गतिजन्य वायुदाब पेटियाँ, ठीक है? तो 3 तो हमारी तापजन्य थी, कौन-कौन सी? भूमध्य रेखा वाली, ध्रुवों वाली। 2 ध्रुव की थी, एक भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पे लो प्रेशर था, ध्रुवों पे हाई प्रेशर था, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो है गतिजन्य वायुदाब पेटियों की अगर हम बात करें गाइस तो 4 तरीके, 4 टाइप की थी, ठीक है? तो 4 टाइप वो कौन से थे? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो एक ये वाली नॉर्थ साइड और यही वाली साउथ साइड में, ठीक है। तो नॉर्थ साइड में देखिए उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी कि ये वाली हाई प्रेशर की होगी, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर की होगी। ऐसा ही हमने नॉर्थ में देख लिया, ऐसे ही नीचे भी है, साउथ में देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो ये वाली, ये दो नॉर्थ में है ऊपर वाली, दो कहाँ है? साउथ में। तो ये वाली कौन सी है गाइस? ये है आपकी हाई प्रेशर वाली, ये लो प्रेशर है, फिर ये हाई प्रेशर होगी, और ये वाली है लो प्रेशर। देखिए अंदर लिखा भी हुआ है, राइट। चलिए ये लिखा हुआ है, ठीक, इस तरह से। तो ये जो ये वाली है ये आपकी क्या है? गतिजन्य है। चलिए अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। अगर आप लोगों को थोड़ा भी टफ लगता है ज्योग्राफी पढ़ना तो प्लीज आप जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जो पुराने हैं वो प्लीज 2x में पढ़िएगा, क्योंकि फिर वो ये ना टाइम वेस्ट होता है ये सब चीजें बार बार, मतलब स्लो स्पीड में देखने पे, ठीक है। और जो नए हैं वो एक एक करके देखिए, और धीरे धीरे देखिए, आराम से देखिए, नॉर्मल स्पीड में देखिए, और ना समझ में आए तो बैक करिए वापस से वीडियो को, फिर वापस देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। समझते ही पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ। देखिए भूमध्य रेखीय यानी कि भूमध्य रेखा की बात कर रहा है, 0 डिग्री की बात कर रहा है, 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा है। निम्न वायुदाब का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो वायुदाब है वो क्या है? लो प्रेशर है, मतलब कम वायु दाब होगा। तो ये पूरी की पूरी एक पेटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, इस पेटी का जो विस्तार है, विस्तार भूमध्य रेखा के आसपास कहाँ है? 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में मिलेगा। यानी अगर आप भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे, ये पूरी की पूरी एक पेटी है, राइट। सूर्य सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी का स्थानांतरण होता रहता है। यानी ये कह रहा है कि पृथ्वी पे ये 0 डिग्री है, सूर्य ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। यानी सूर्य है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके एक साइकिल पूरी करता है सूर्य। तो ये क्या, उत्तरायण मतलब जब वो उत्तर की साइड में जाता है, और दक्षिणायन मतलब जब सूर्य दक्षिण की साइड में जाएगा। 0 डिग्री से उत्तर, 0 डिग्री से दक्षिण, राइट। तो जब उत्तरायण होता है तो जो ये पेटी है ना, जीरो, ये हमने जो पेटी गई थी, ये क्या, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये पेटी भी थोड़ी सी ऊपर खिसक खिसक जाती है, ठीक है। अब ये नहीं है कि 0 डिग्री खिसक जाएगा, नहीं। ये पेटी जैसे 0 डिग्री से 5 डिग्री हमने नॉर्थ बोला, तो ये क्या हो जाएगी? हो सकता है 5 से 10 डिग्री ऊपर हो जाए, ठीक है, मतलब 5 से 10 डिग्री हो जाए, मतलब इस तरह से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी,
ठीक है, मतलब इस तरह से समझिए। और जब दक्षिणायन होगी तो ये पेटी भी क्या होगी, दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर क्या होता है, सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। यानी कि अगर ये सूर्य है तो बिल्कुल लंबवत किरणें पड़ती हैं, तिरछी नहीं पड़ती। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे तापमान अधिक होता है, हवाएं क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं। और जब हवाएं गर्म होती है तो फैलती हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो कहाँ उठती है, वो ऊपर की तरफ उठती है। अब क्या होता है, इसलिए इस पेटी में क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हवाएं ऊपर की तरफ चली गई यानी कि नीचे हवा नहीं है, विरल हो गया। लाइक जब नीचे हवा ही नहीं है तो गैसेस नहीं है, गैसेस नहीं है मतलब हवाएं हैं ही नहीं, तो वो दाब कहाँ से डालेंगे, राइट? क्योंकि हवाएं तो ऊपर चली गई, गर्म होने की वजह से फैली और ऊपर चली गई, तो नीचे हवा है नहीं, तो अब दाब भी वो डाल नहीं रही है। तो कैसा दाब होगा, लो ही होगा, लो प्रेशर होगा, यानी कि निम्न वायु दाब होगा, राइट? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, निम्न वायु दाब पेटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए और देखें क्या कहानी लिखी है इसमें। तो इसमें लिखा है कि इसे जो है तापजन्य, ये हमने देखा था, ये कैसी थी आपकी गाइस, ये थी तापजन्य। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से लो लो प्रेशर है, मतलब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब सूर्य की किरणें यानी कि वहां का तापमान बढ़ा रही है। तो ये इसलिए है, ये तापजन्य निम्न वायुदा पेटी है। अच्छा, यहाँ क्या है, वायुमंडल में उपस्थित अत्यधिक नमी, देखिए समुद्र बहुत ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा, समुद्र बहुत ज्यादा है मतलब पानी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो वाष्प बनेगी। तो वायुमंडल में क्या होगी, वाष्प होगी यानी नमी होगी। तो जो नमी है भी निम्न वायु दाब के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है, क्योंकि इस कटिबंध में क्या होता है, वर्षा आती रहती है। ठीक है, यानी कि नमी नमी की वजह से क्या बार बार बारिश आती रहेगी, नमी बारिश नमी बारिश, तो यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। तो इस पेटी में जो है हवाओं की गति कम होने के कारण क्या होता है, वातावरण कैसा हो जाता है, शांत रहता है। इसी कारण डोलड्रम या क्या है, शांति का क्षेत्र बोल रहे हैं इसे। ठीक है, यानी वायु की गति कम है, शांति का क्षेत्र है डोलड्रम। इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों, दोनों मतलब उत्तरी जीरो से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से आने वाली व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है गाइस, देखिए 0 डिग्री और यहाँ हम दो क्या कटिबंध, उपोष्ण उच्च उपोष्ण कटिबंध मान लो, उपोष्ण ये वाला जो है ये है उपोष्ण कटिबंध, ये भी उपोष्ण कटिबंध, दोनों हाई प्रेशर होता है, इसलिए उच्च वायुदा बोल दिया इसे। ठीक है, तो यहाँ से हवा आती है 0 डिग्री की तरफ, राइट? भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है, यहाँ से हवा आती है। तो यहाँ से हवा इधर आएगी, यहाँ से हवा इधर आएगी। अब हमने जब पढ़ा था कोरियोलिस बल की वजह से हवा ऐसे तो नहीं चलती है, यानी कि जो दक्षिण वाली होती है वो अपनी लेफ्ट साइड पे मुड़ जाती है, और जो ये होती है क्या उत्तर वाली, वो अपनी कहाँ मुड़ती है गाइस, राइट साइड पे मुड़ती है। तो हवा इस तरह से जाएगी, मतलब कुछ इस तरह से जाएगी और यहाँ वाली इस तरह से आएगी, 0 डिग्री पे आके मिलेगी, अभिसरण होता है। ठीक है, यही कह रहा है ये। अतः इस मेखला को क्या है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी कि इस मेखला को ये वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, कटिबंध बन रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। बहुत जगह लिखा होता है गाइस, आपको पता होना चाहिए। हिंदी का तो हिंदी पता ही होनी चाहिए, इंग्लिश भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोल दीजिए, या फिर आप बोलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो गाइस नेक्स्ट वाला अगर हम बात करें तो यहाँ पे है उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी, वही जहां से हवा चल रही थी। ठीक है, यानी कि दिस वन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर उच्च वायुदाब, राइट? तो ये वाली, ठीक है। अब हम इस वाली की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा, इसने यहाँ पे बोला है कि इस पेटी का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश में, अगर हम देखें उत्तर की साइड में भी और दक्षिण की साइड में भी। ठीक है, इस भाग में क्या होता है, शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर, यानी कि शीतकाल जब ठंड पड़ती है उसके 2 महीनों को छोड़ दिए तो वर्ष भर क्या होता है, टेम्परेचर कैसा बना रहता है, ऊंचा बना रहता है। ठीक है, मतलब ऊंचा तापमान मतलब टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा। गर्मियों में क्या है, पृथ्वी मतलब इसने कहा कि 12 में से 2 महीने छोड़ दो, 2 महीने में ठंड है, बाकी 10 महीने आपको गर्मी जैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसने कहा गर्मियों में क्या होता है, पृथ्वी का उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। जो हाई हाई टेम्परेचर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ना कि 0 डिग्री पे। आप कहो कि सूरज जो है लंबवत 0 डिग्री पे आ रहा है तो वहां टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहाँ मिलता है आपका, ये वाली जो उष्ण
ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, वहां पे आपको क्या है, हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो अगर आप डेली लेक्चर देखेंगे तो समझेंगे। अगर गर्मियों में क्या है, उच्च तापमान होने के बावजूद क्या होता है, यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। मतलब इसने कहा कि गर्मियों में भाई टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हमने क्या पढ़ा था कि हवा क्या होती है, गर्म होती है, फैलती है, ऊपर जाती है, तो वायुदाब कम होना चाहिए नीचे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, जबकि क्या होता है नियमतः यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाना, इसने कहा होना तो इस तरीके से लो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, हाई प्रेशर मिल रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों भाई? देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ की पेटी का उच्च दाब तापमान से प्रेरित ना होकर पृथ्वी की जो दैनिक गति है वायु के अवतलन से होता है। हमने कहा दो तरीके से है, एक गतिजन्य होता है, एक तापजन्य होता है। तो यहाँ पे तापजन्य वाला हिसाब किताब चलेगा नहीं, यहाँ गतिजन्य हिसाब किताब चलेगा। यानी इसने कहा जो ये हाई प्रेशर है वो तापमान की वजह से नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तापजन्य नहीं है, ये गतिजन्य, यानी कि पृथ्वी की दैनिक गति वायु के अवतलन की वजह से है। समझ गए? ये दोनों गतियाँ हो रही हैं। पृथ्वी जो घूम रही है वो, वायु जो चल रही है वो, इसकी वजह से, मतलब पृथ्वी घूम रही है, वायु चल रही है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, ना कि टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर का हिसाब किताब देखें तो उस हिसाब से यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए भूमध्य रेखा से आरोहित वायु, आरोही आरोही आरोही, आरोही का मतलब नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की आरोहित वायु पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से इन अक्षांशों में नीचे बैठती है। अब इसने क्या बोला, इसने दो जगह की बात करी। देखते हैं कि दो जगह की यहाँ पे बात हो रही। तो इसने एक भूमध्य रेखा की बात करी। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गाइस कहाँ चला गया, मुझे ही नहीं दिख रहा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा की इसने एक तो बात करी। ठीक है, यहाँ से भूमध्य रेखा पे क्या होता है, हमने कहा टेम्परेचर ज्यादा, हवा ऊपर उठती है। यानी हम मान लेते हैं हवा इस तरह से बाहर की तरफ आ रही है, मतलब समझ लो ऊपर उठ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, तो आपके सर के ऊपर से ऊपर जा रही है, राइट, ऐसा कुछ ऊपर उठ रही है। एक एक बात। ठीक है, दूसरी इसने कहा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ये वाली होती है सब, इंग्लिश में बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर निम्न वायुदाब। यहाँ से भी हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ जा रही है, ये कह रहा है। ठीक है, अब ये दोनों हवाएं क्या होंगी, आरोहित हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ से। अब ये क्या होगी, यहाँ पे क्या होता है कि ये घूम के कहाँ नीचे बैठ रही हैं, यहाँ ऐसे जाएंगी। पृथ्वी घूम रही है, जिस वजह से हवा ऐसे घूम के क्या हो रही है, यहाँ की तरफ नीचे जा रही है। दोनों हवाएं कहाँ पे नीचे जा रही है, ये उपोष्ण कटिबंध वाले एरिया में नीचे की तरफ जा रही है। यानी अब समझिए यहाँ पे, अब ये जब हवाएं नीचे जा रही हैं तो प्रेशर डालेंगी, इस वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। मतलब यहाँ पे इसने कहा तापजन्य से कोई मतलब नहीं, गति की वजह से हो रहा है। हवा जो ऊपर जा रही है, पृथ्वी जो घूम रही है, हवा ऊपर जा रही है, दोनों जगह हवा ऊपर जा रही है, नीचे ऊपर हवा ऊपर जा रही है, और पृथ्वी के घूमने की वजह से मुड़ के हवा इस वाली बेल्ट पे नीचे चली जा रही है, मुड़ के हवा इस वाली बेल्ट पे नीचे चली जा रही है। समझ में आ गई? ये गतिजन्य है, राइट। तो जब हवा नीचे जाएगी तो हाई प्रेशर। ठीक है, तो बस ये कह रहा है। फलतः यहाँ जो है वायु का आयतन क्या होता है, कम हो जाने के कारण, वायु का आयतन कम हो जाने के कारण वायुदाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इस प्रकार यहाँ बनने वाला जो उच्च वायुदाब है कैसा होता है, गतिजन्य। दो गतिजन्य है, पृथ्वी घूम रही है, गति हो रही है, हवा चल रही है, गति हो रही है। अब आप लोग को, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो लो प्रेशर टेम्परेचर की वजह से था, क्योंकि सूरज की किरणों की वजह से, और यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे भी वही सेम चीज आएगी, यहाँ से हवा ऊपर जाएगी, यहाँ से हवा ऊपर जाएगी, घूम के नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ के हाई प्रेशर को गतिजन्य कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को इन दोनों का समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पेटियां जो है पवनों के अपसरण क्षेत्र भी है, अपसरण क्षेत्र है, दोनों तरफ से पवनें आके मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पवनें विषुवत रेखीय और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर से अपसरित होती है, मतलब ये ऊपर से नीचे से आती है और यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इन अक्षांशों में वायु के नीचे उतरने के कारण यहाँ पे उच्च वायुदाब बन जाता है। सिंपल सी बात है। फलतः यहाँ क्या है, वायुमंडल प्राय क्या होता है, शांत होता है। वायु नीचे जा रही है और वायुमंडल शांत। ठीक है, देखिए
ठीक है, अभी इतना ही समझते हैं। वायुमंडल शांत है। ये पेटी व्यापारिक और पछुआ पवनों के मध्य जो है विभाजन का कार्य करती है। अब समझिए, ये पेटी क्या काम कर रही है। हमारे पास बहुत टाइप्स की पवनें होती है, राइट? तो एक होती है व्यापारिक पवनें, ये कहाँ से, व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें, ठीक है। अब व्यापारिक पवनें कहाँ चल रही है, यहाँ वाली जो पवनें, जो ये वाली जो चल रही, तो गाइस ये वाली जो पवनें होती है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं व्यापारिक। क्या बोलते हैं, व्यापारिक। ये पवनों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ वाली जो पवनें होती है, ये वाली जो चल रही है, ये होती है पछुआ पवनें, ठीक है। अब इसने कहा ये वाली जो पेटी है ना, ये व्यापारिक और पछुआ पवनों के बीच में क्या बाउंड्री बना, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, तो ये पेटियां, ठीक है, व्यापारिक पछुआ पवन के मध्य क्या है, विभाजन का कार्य करी बाउंड्री बना रही है। ऊपर वाली पछुआ पवन, नीचे वाली व्यापारिक, बीच में ये पेटी, ठीक है। मध्य युग में क्या होता था, घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं को यहाँ की शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण आगे बढ़ने में अत्यधिक कठिनाई होती थी, इसलिए जलयान को हल्का करने के लिए हम घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इस कारण इस पेटी का नाम क्या रख दिया, अश्व अक्षांश, यानी कि क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड। अब देखिए, यहाँ पे मौसम क्या है, शांत है, हवाएं नहीं चल रही, ऐसा समझ लो। मतलब यहाँ पे क्या है, मौसम शांत है। अब यहाँ पे जो नाव चल रही है ना, नाव में घोड़े बैठे हुए हैं, ठीक है, घोड़ों को ले जाने का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि मौसम शांत, हवा कम, तो इसकी वजह से क्या होगा गाइस, नाव जो है ना आगे नहीं बढ़ पाती। अब नाव जब आगे नहीं बढ़ पाती यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि अपना लोड थोड़ा सा कम करने के लिए पता नहीं क्या कहानी है, तो लोड को कम करने के लिए घोड़ों को यहाँ फेंक देते थे। इसलिए इस वाली जो पेटी है ना, उसको इसने क्या बोला, अश्व अक्षांश भी बोल दिया गया, ठीक है। ये घोड़ों घोड़ों की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, राइट। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं इसमें कहाँ की, देखिए हमने ये वाली पेटी नॉर्थ साइड में, ये वाली पेटी साउथ साइड में, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, जब ये वाला हमने पढ़ा था हाई प्रेशर वाला, जो उपोष्ण वाला, पोष्ण कटिबंध वाला, ये वाला जो पढ़ लिया था हमने हाई प्रेशर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ से हवा ऊपर जा रही है, यहाँ से हवा ऊपर जा रही है, और यहाँ पे ऐसे आके ऐसे, इस वजह से हाई प्रेशर बनता है। सेम चीज यहाँ पे भी, यहाँ हवा ऊपर जा रही थी, यहाँ हवा नीचे आ रही थी, और यहाँ पे। अब गाइस जहाँ पे हवा ऊपर जाती है, ठीक है, वहां पे क्या बनता है, ऑब्वियस सी बात है, लो प्रेशर बनता है। जहाँ पे हवा ऊपर जाती है वहां क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो इतनी सी बात तो हमें एक यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। हवा ऊपर जा रही है, लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों कौन सी पेटियां हैं, लो प्रेशर वाली, ठीक है। चल अभी देखते हैं, अब क्या कहानी भी देख लें क्या लिखा। तो इसने कहा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, देखिए लो प्रेशर वाली है ये पेटी, का जो उत्तरी गोलार्ध में विस्तार कहाँ से, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, मतलब 60 से 66.5 नॉर्थ, जो 66.5 वाली जो अक्षांश होते हैं उसको आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं, इसलिए इसने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। उत्तर में 60 से 66.5, और दक्षिण में भी 60 से 66.5 तक की पेटी है ये। इस पेटी के निर्माण में क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति का महत्वपूर्ण योगदान है। जो पृथ्वी, ये पेटी कब बनती है, जो पृथ्वी, मतलब इसमें योगदान किसका है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है। क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इस अक्षांश में क्या होता है, वायु फैलकर क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। फलता है ये जो है, मतलब फैलकर स्थानांतरित होती है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इनफैक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे क्या है कि वायु दाब कम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, इस मेखला में स्थित सागरों में गर्म जलधाराएं चलती हैं। मतलब यहाँ पे जो सागर है ना, इस वाले में 60 से लेकर 66.5 वाले में जो जलधाराएं हैं, समुद्र है जो भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो जलधाराएं हैं वो कैसी हैं, गर्म है, जिससे यहाँ क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। और वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। इनफैक्ट ये गतिजन्य है। गतिजन्य क्यों है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कहानी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विकास जो है ग्रीष्म काल की अपेक्षा शरद काल में अधिक स्थायी और क्या होता है, नियमित रूप से होता है। मतलब इसने कहा गर्मी में अलग तरीके से, सर्दी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बट हाँ, तो नियमित रूप से कहाँ हो रहा है, सर्दियों में, उत्तरी साइड में सर्दियों में नियमित, स्थायी नियमित रूप से देखने को मिलेगा, ऐसा कह रही है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, यानी जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही के कारण क्या है, ध्रुवों के ऊपर भंवर भंवर उत्पन्न होता है। पृथ्वी जो घूम रही है उसकी वजह से ध्रुव जो है 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ है, उस पे क्या होता है, भंवर उत्पन्न होता है, ठीक है। वायु के इस भंवर से क्या होता है, ध्रुवों पर गड्ढा बन जाता है। ध्रुवों पर क्या बन गया, गड्ढा। अच्छा, मतलब भंवर ऐसा मान लो, जो हवा ऊपर उड़ती हुई ऐसे घूमती हुई चल रही है, भंवर,
ठीक है? तो नीचे की साइड ध्रुवों पर गड्ढा बन गया। अगर फलस्वरूप वायु की कमी से निम्न वायुदाब की आवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, परंतु यहाँ इतनी प्रचंड शीत पड़ती है, यानी ठंड पड़ती है कि उसके प्रभाव के सम्मुख क्या है, पृथ्वी की गति का प्रभाव क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। मतलब इसने कहा पृथ्वी की गति का प्रभाव 0 हो रहा है यहाँ पे, है। अब इसे क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और क्या है जो है चलिए, तो इसने यही कहा कि ध्रुवों पर क्या हो रहा है, भंवर भंवर बनने की वजह से क्या हो रहा है कि नीचे नीचे की तरफ गड्ढा बन रहा है ध्रुवों पर और ऊपर की अब देखिए नीचे की तरफ गड्ढा बन रहा है, ठीक है। अब इसने कहा कि वायु की कमी से क्या होता है, निम्न वायुदाब बन रहा है, ठीक है। तो इस और क्या है, प्रचंड शीत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। इसके प्रभाव के सम्मुख क्या पृथ्वी की जो गति है उसका ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। प्रचंड शीत पड़ी उसकी वजह से क्या है, ध्रुवों पर क्या है, हाई हाई प्रेशर हो रहा है। जो जिस मेखला की बात कर रहे हैं मान लो, और ध्रुव पर हाई प्रेशर हो रहा है। ऐसे उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब मेखला का विकास दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, अधिक स्थायी और नियमित होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इतनी नियमितता नहीं, मतलब नहीं देखने को मिलती है। मतलब इसने कहा ये जो पेटी बन रही है वो आपको दक्षिणी गोलार्ध में अच्छे से देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि दक्षिण गोलार्ध में सागर ज्यादा है, ठीक है। हम पानी की भी यहाँ पे बात कर रहे थे, सागर का जो जल है, जलधारा है, गर्म होती है, तो दक्षिण गोलार्ध में आपको सागरीय क्षेत्र देखने को ज्यादा मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में आपको स्थलीय क्षेत्र देखने को ज्यादा मिलता है। इसलिए जो ये पेटी है आपको साउथ में ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू नॉर्थ, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्रुवीय, अब ध्रुवों पे क्या था, हाई प्रेशर था, राइट। तो अब ध्रुवों पे क्या, देखिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार इसने कहा कि 80 से लेकर 80 डिग्री उत्तर और क्या है, दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक पाया जाता है। 80 डिग्री से ऊपर और 80 से नीचे तक मतलब उत्तर और दक्षिण में आपको 80 के बाद देखने को मिलेगा। ये वाली पेटी कौन सी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, राइट। अब ये उच्च वायुदाब पेटी क्या है, ये भी टेम्परेचर की वजह से है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ी थी गति की वजह से पढ़ी थी, कौन सी गति हमने देखी थी, पृथ्वी घूम रही है, हवा चल रही है, वो वाली गतियां देखी थी, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है हमने कहा था टेम्परेचर की वजह से दो जगह, एक भूमध्य भूमध्य रेखा पर देखी थी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, और ध्रुवों पर भी हम टेम्परेचर का ही की ही बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह उच्च वायुदाब पेटी तापजन्य प्रभाव से निर्मित होती है, यानी कि तापजन्य है ये, क्योंकि यहाँ क्या होता है, वर्ष भर तापमान क्या होता है, बहुत कम, हिमांक से भी नीचे होता है, ठीक है। अब क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्र में तापीय और गतिक दोनों कारण जो है सक्रिय होते हैं, मतलब टेम्परेचर की वजह से भी है, गतिक भी, परंतु जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु के बाहर की ओर फैलने फैलने से क्या होता है कि वायु की परत के पतला होने का प्रभाव जो है तापीय कारण के सामने क्या होता है, ये कुछ नहीं समझिए, ये सब बेकार की बात है। इन पेटियों में क्या है, पवने उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। मतलब ये पृथ्वी है 0 डिग्री, ये पेटी। तो इसने कहा जो पवने यहाँ से कहाँ की तरफ प्रवाहित होती है, मतलब बहती है किस तरफ, इस तरफ। इस पेटी को हम क्या बोलते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये तो हाई प्रेशर वाली प्रवाहित कहाँ हो रही है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ यहाँ पे प्रवाहित होती है, इस पेटी से, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए वायुदाब पेटियों की स्थितियों में परिवर्तन, ठीक है। देखिए वायुदाब पेटियों की स्थिति, एक मिनट दोस्तों। हम्म वायुदाब पेटियों की स्थिति वर्ष भर क्या है, समान नहीं रहती। मतलब जो पेटी हमने बोल दी 0 से 5 डिग्री तक, या हमने बोल दी 30 to 35 ये 60 से 66.5 ये सामान्य नहीं, हर पूरे साल एक जैसी नहीं रहती। अभी तो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, सूर्य जो है उत्तर की तरफ जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे करता रहता है, इस वजह से ये चेंज होती है पेटियाँ, ठीक है। तो सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की स्थिति होगी, जल और स्थल के स्वभाव में अंतर इत्यादि के कारण जो है कि जो वायुदाब में क्या होता है, दैनिक और स्थानीय परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, सूर्य एक तो स्थिर नहीं है, वो कभी उत्तर में जाता है, कभी दक्षिण में जाता है, इस वजह से, ठीक है। और जल स्थल के स्वभाव में अंतर है, इस वजह से ये पेटियां जो है ना, आप कह दो कि हाँ यहीं पे अटकी रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी द्वारा अपनी ध्रुवों पर, अपनी दूरी पर जो है 23 साढ़े 23 डिग्री का होता है, कोण बनाती है। मतलब पृथ्वी सीधी भी नहीं है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी तो उसके वार्षिक
परिक्रमण के वार्षिक परिक्रमण का मतलब क्या हो गया गाइस, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, सूर्य की किरणें किरणें सूर्य के उत्तरायण के समय जो है उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है। तो देखिए, तो इसने कहा कि पृथ्वी अपनी अक्ष से थोड़ी-सी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और क्या है, ये सूर्य का तो वो कर रही है, चक्कर लगा ही रही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो और सूर्य जब उत्तरायण होता है यानी कि 0 डिग्री से ऊपर जब ज़्यादा दिखाई देता है तो 21 जून को क्या होता है, ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी के अलावा सभी वायदा पेटियाँ क्या होता है, उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। मतलब जब सूर्य, इसने कहा जब सूर्य उत्तरायण होता है, तो जितनी भी हमने वायदा पेटियाँ देखी थी, वो क्या होती है, उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। बस एक ध्रुव वाली को छोड़ दीजिए, बाकी सारी उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ध्रुव वाली कहाँ, पृथ्वी फाड़ के ऊपर तो नहीं चली जाएगी, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी पेटियां जो है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, ये बोला इसने। फिर अब इसने कहा है इसके विपरीत वही सेम चीज है। अब हम क्या, शीतकाल जब ठंडियां पड़ती हैं तो क्या होता है, सूर्य जो है ना दक्षिण साइड में जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में जाता है। तो क्या होता है कि 22 दिसंबर में सबसे ज्यादा ठंड होगी उत्तर की साइड, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कह दो कि 22 दिसंबर को ठंड होती है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल ही नीचे पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, वही इसने कहा, फिर वही सारी पेटियां जो है नीचे वाली सारी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। जब दक्षिणायन होता है सूर्य तो नीचे वाली पेटियां नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, उत्तरायण होता है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। अब इसने कहा कि वायुदा पेटियों की आदर्श स्थिति केवल कब आती है, 21 मार्च। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पे 21 मार्च और जो 23 सितंबर में सूर्य कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पे होता है। तो हाँ, 21 मार्च को हम बोलते हैं बसंत विषुव, और जो 23 सितंबर वाला होता है वो होती है शरद विषुव। तो इस समय क्या होता है, वायदा पीढ़ी की जो स्थिति आदर्श बनी होती है, जो हमने पढ़ी ना 0 से 5 डिग्री, या हमने पढ़ी जो 30 से 35 वाली है, 60 से 60 ठंडा, ये साल में 2 बार कहानी ऐसी चलती है कि हाँ यहीं पे है। कब होगी, जब सूर्य भूमध्य रेखा पे होगा। कब होता है, 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही बात है गाइस, यहाँ पे लंबवत हो रहा है सूर्य, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, कहानी को आगे बढ़े, वायुमंडलीय परिसंचरण की बात करते हैं, यानी कि वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक सर्क्यूलेशन, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या कहानी लिखी गई है। तो यहाँ लिखा है क्या, वायुमंडलीय परिसंचरण का अर्थ क्या है कि धरातलीय सतह और उसके ऊपर वायुमंडल में वायुदाब प्रवणता के कारण स्थानीय स्तर से भूमंडलीय स्तर पर दैनिक मौसमी वार्षिक हवाओं का गतिशील होना, मतलब हवाएं चल रही हैं अब यहाँ पे, ठीक है। अब इसे स्थानीय आयाम और उत्पत्ति के आधार पर वायुमंडलीय परिसंचरण को हमने क्या करा, 3 भागों में, 3 प्रकार से विभाजित कर दिया, ठीक है। देखिए, प्राथमिक और सामान्य परिसंचरण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ग्रहीय पवनों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। ये वायुदाब पेटियों से संबंधित होती है और इस परिसंचरण के अंदर व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवन आते हैं। अब हम हवाओं की बात कर रहे हैं गाइस, कौन कौन से टाइप की हवाओं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण की बात करते हैं तो ग्रहीय पवन। अब यहाँ पे कौन कौन सी पवन की बात करी, इसने एक कहा व्यापारिक पवन, वही हमने जो अभी देखी थी, थोड़ी सी देखी थी, व्यापारिक, फिर उसके ऊपर है पछुआ और उसके ऊपर होती है ध्रुवीय। और कहीं देख लेते हैं बस। तो व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। ध्रुवीय वो होगी जो ध्रुवों से आ रही होगी, ठीक है, ये वाली हवा। व्यापारिक हमने कौन सी पढ़ी थी, ये वाली हवा यहाँ पे जो चल रही है। पछुआ पवने यहाँ पे चल रही है, ठीक है, समझ गए, हम इनकी बात करने जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा द्वितीयक परिसंचरण क्या होती है भाई, तो ये भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत चक्रवाती चक्रवात आते हैं, उसकी वजह से प्रति चक्रवातीय संचरण देखने को मिलेगा। चक्रवात आ रहे हैं, हवाएं चल रही है तेज तेज। परिचक्रवातीय संचरण, मौसमी परिसंचरण, मानसूनी पवनें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से बारिश वारिश आ रही है भारत में, ठीक है। वायु राशियां देखने को मिलती है, ये सारे द्वितीयक परिसंचरण में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब तृतीयक परिसंचरण क्या होती है गाइस, स्थानीय हवाएं, ऐसा समझ लो स्थानीय हवाएं, जैसे हम कहते हैं ना कि यार गर्मी में लू चल रही है, वो एक स्थानीय हवा है, ठीक है। वैसे ही हर जगह की कुछ कुछ हवाएं हैं, उनको नाम दे दिया, जैसे अ, ह, क्या लिखा है, हरम टटन, चिनूक हो गई, शांताना हो गई इत्यादि, लू भी उसी में आती है, ठीक है, ऐसा। तो समझ गए आप लोग कौन कौन सी हमने पवनें देख ली, एक तो वही व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवन।
प्राथमिक हो गई। द्वितीयक परिसंचरण में कौन-कौन सी आ रही हैं? आपकी चक्रवात, प्रतिचक्रवात वाली, मौसमी, मानसूनी, वायु राशियाँ, ये सब यहाँ पढ़ लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद तृतीयक में ये जो स्थानीय होती है, जैसे कि हमारे यहाँ लू बोलते हैं जिसे, वैसे चिनूक होती है और बहुत सारी होती है। मतलब हर जगह का मतलब ये नहीं कि भारत की बात कर रही हूँ मैं, भारत के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे स्थानीय पबनें चलती होंगी। देखिए वायुमंडलीय यहाँ लिखा है वायुमंडलीय त्रिकोशिकीय परिसंचरण, ठीक है। इसे सामान्यतः त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण, ठीक है। धरातल सतह पर हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। मतलब इसमें हवा कहाँ से हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ चलती है। जबकि ये धरातलीय सतह है, मतलब आप धरातल के आसपास है, पृथ्वी के आसपास। लेकिन जब आप ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में क्या होता है, हवाएं धरातलीय सतह की हवाओं की दिशा के विपरीत चलती हैं, ठीक है। यानी कि इसने कहा पृथ्वी पृथ्वी के आसपास धरातल पे कैसा होता है, इसने कहा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है। लेकिन अगर आप ऊपर चले जाएं तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो ये कहीं कुछ इस तरह का एक चक्र सा बनाने लगती है, ठीक है। कोश मतलब तंत्र परि मतलब एक इस तरह से ऐसे ऐसे मान लो ऐसे ऐसा कुछ हिसाब किताब बन जाता, ठीक है। त्रिकोशीय कोशिकीय परिसंचरण में हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, कोशिका परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, वही वाला, ठीक है। अब इसमें लिखा है ये परिसंचरण महासागर को भी गतिमान करता है। ये महासागर गतिमान कैसे होगा भाई, महासागर नहीं चलने लगेगा, उसका जल चलने लगेगा, जो पृथ्वी की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। जब महासागर में जलधाराएं चलती हैं तो वो भी पृथ्वी की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसको प्रभावित करती है। अतः इसके प्रत्येक देशांतर पर क्या है, 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है भाई। आ, इसने कहा प्रत्येक देशांतर, अब ये देशांतर की कहानी आपको वैसे पता होगी। पृथ्वी, ये वाली जो रेखाएं होती है वो होती हैं, उसे बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ये वाली लाइंस की, तो ये होती है देशांतर रेखाएं, राइट। तो इसमें प्रत्येक देशांतर पे आपको क्या है, 3 कोशिकाएं देखने को मिलती है, 3 टाइप। तो भाई कौन सी, एक होती है जिसको बोलते हैं हेडली कोशिका या उष्णकटिबंधीय कोशिका, एक होती है फेरल कोशिका या ध्रुवीय वाताग्र कोशिका, एक होती है आपका ध्रुवीय कोशिका। यानी कि आपको क्या याद रखना है, हेडली, फेरल, हाँ सब याद रखना, ठीक है। मतलब आप ये उष्णकटिबंधीय कोशिका, ध्रुवीय वाताग्र कोशिका और ध्रुवीय कोशिका के अलावा अगर आपको इंग्लिश का भी पढ़ना पड़ेगा, हेडली कोशिका और फेरल कोशिका, ठीक है, याद रखिएगा ये भी, कि इसको स्किप मत करिएगा, बहुत जगह यही लिखा हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पृथ्वी को बाद में देख लेंगे, अभी पढ़ते हैं हेडली कोशिका या उष्णकटिबंधीय कोशिका के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ समझिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है। ये होती है 0 डिग्री, भूमध्य रेखीय वाला हिसाब किताब है। यहाँ 2 आती हैं आपके ऊपर और नीचे, 30 से 35 डिग्री वाली, जो क्या थी आपकी उष्णकटिबंधीय जो पेटी आ रही थी, ठीक है। चलिए, यानी कि ये वाली थी हाई प्रेशर थी, सॉरी, भूमध्य रेखा वाली लो प्रेशर थी और ये वाली दोनों हाई प्रेशर थी। कहानी इनके बीच चलेगी, ठीक है। कोशिका जो बनेगी यहाँ बनेगी। अब देखिए क्या होता है, इस कोशिका का जो निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था, जी हेडली, इन्हीं के नाम पे हो गया, ठीक है। कब किया था, 1975 में। इनने कहा ये कोशिका बन रही। कोशिका का मतलब क्या है कि हवा नीचे से ऊपर गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, एक चक्र सा बना दिया ऐसा। अब देखिए भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूर्य का ताप सीधे पड़ता है, बहुत गर्मी होती है, हवाएं गर्म होती हैं और ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। मतलब हवा जो है भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये मत कहना कि गाइस ये कैसे ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब आप यहाँ खड़े हो और ऊपर जा रही है, ऐसा समझो, ठीक है। कहाँ तक गई, 8 से 12 किलोमीटर तक पहुंची। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा कि जब 12 मान लो 12 किलोमीटर, 8 से 12 किलोमीटर हवा ऊपर पहुंच गई, अब ये क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में इस तरफ मुड़ जाएगी, दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में इस तरफ ऐसे करके मुड़ जाएगी, ठीक है। उत्तरी ध्रुव की तरफ मुड़ेगी, दक्षिणी ध्रुव की तरफ मुड़ेगी। अच्छा, भूमध्य रेखा की उठती हवाएं का स्थान लेने, अब भाई अगर कहीं पे हवा कहीं
जा रही है तो उसका स्थान लेने, अब वो वैक्यूम तो नहीं बन जाएगा, भाई हवा ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। कहीं और की हवा यहाँ पे आ जाएगी। तो अब कहाँ की हवा यहाँ पे आ जाएगी? जो ये हाई प्रेशर वाली जगह है ना, वहां से हवा इधर आ जाएगी, ठीक है, वहां से हवा इधर आ जाएगी, वहां से हवा इधर आ जाएगी, ऐसा करके आ गई, ठीक है। तो आ गई। तो भूमध्य रेखा की जो उठती हवा हो, उसका स्थान लेने के लिए कौन सी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाला जो क्षेत्र है, वहां से हवा यहाँ पे अभिसरित हो जाती है, मतलब ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी जाती है, ठीक है। तो जो ये हाई प्रेशर वाली जगह से जो हवाएं आ रही है ना, उसको हम कौन सा क्या बोलते थे? व्यापारिक पवनें बोलते थे, बार बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, इन धरातलीय व्यापारिक पवनों के विपरीत क्या है? अब जो धरा नीचे की तरफ है हवा, उसको आपने व्यापारिक पवन बोल दिया, ये जो आ रही है नीचे व्यापारिक, और जो ऊपर की तरफ हवाएं बढ़ रही हैं यहीं पे इसी पेटी में, इसको आपने क्या बोल दिए? प्रति व्यापारिक पवन बोल दिया, ठीक है। नीचे वाली को व्यापारिक पवन, जो धरातल के पास है, जो ऊपर आसमान में है 12 किलोमीटर ऊपर, उसको आपने बोल दिया प्रति व्यापारिक पवन बोल दिया, ठीक है। अब क्या होगा गाइस? ऊपर वाली पवन क्या ऊपर ही रह जाएंगे? नहीं। अब क्या होगा कि ये ऊपर वाली पवन यहाँ से नीचे चली जाएगी, यहाँ से नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कि ये हवा ने एक पूरा चक्र सा बना दिया, हवा ने एक पूरा चक्र सा बना दिया। यही एक कोशिका है जिसको हेडली नाम दे दिया गया है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाली हवा थी, ये पवनें क्या है, दोनों गोलार्ध में जो ऊपर वाली पवन है 30 to 35 डिग्री अक्षांश में नीचे उतर जाती है, ठीक है भाई, नीचे उतर गई, ठीक है, ठीक है, नीचे उतर गई, ठीक है। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ? तो नीचे जब उतरी तो उसके बाद इसने क्या लिखा है? अतः भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है? प्रवाहित हो जाती है। मतलब अब ये ऐसे करके घूम गई फिर से, ठीक है। मतलब ये यहाँ ऐसे ऊपर गई, फिर यहाँ की जो हवा यहाँ से ऊपर चली गई थी, उसकी जगह यहाँ हाई प्रेशर वाली जगह से जो लो प्रेशर की तरफ हवा आ रही थी, वो आ गई, और ये फिर नीचे चली गई, और फिर ये वापस ऐसे चली जाएगी। तो ये कोशिका गोल सा एक पूरा चक्र बना दिया कोशिका। तो इस कारण एक कोशिका का निर्माण हो गया, हेडली कोशिका कह दिया, या उष्णकटिबंधीय कोशिका बोलती है इसको, ठीक है। तो इस उष्णकटिबंधीय कोशिका के निर्माण में क्या है? तापमान की भूमिका रही है ना भाई? भूमध्य रेखा पर तो टेम्परेचर की बात हो रही है, तो टेम्परेचर की कहानी चली यहाँ पे, इसे तापीय तापीय जनित कोशिका कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाए, हालांकि आ ही गई होगी, इतनी आसान थी। अब दूसरी होती है फेरल कोशिका, ये ध्रुवीय वताग्र कोशिका, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें लिखा है मध्य अक्षांशीय परिसंचरण कोशिका को, मतलब जो बीच में मध्य अक्षांशीय परिसंचरण का मतलब हो गया पृथ्वी पे हमने पहले वाली ये इस तरह से लाइन खींची थी। अब ये कोशिका कहीं यहाँ बनेगी, अभी जो बनी थी वो यहाँ बनी थी, ठीक है, इस वाले में बनी थी। अब जो बनेगी वो मध्य अक्षांश में बनेगी, इधर बनेगी, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? ये भाई साहब आपकी फेरल कोशिका हो गई। तो ये वृत्ताग्र या फेरल कोशिका के अंतर्गत क्या है? अक्षांश, अश्व अक्षांश वही वाला अक्षांश था जहाँ पे हमने घोड़े गिरा दिए थे, ठीक है। से जो है शीतोष्ण निम्न वायुदाब की ओर, तो भाई ऐसे ही ये था, फिर ये था, ये था, इस तरह से बना। ये हमारा लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर, ऐसा अश्व अक्षांश ये वाला होता है, ठीक है। तो इसने कहा ध्रुवीय वताग्री, ये जो फेरल कोशिका है इसे ध्रुवीय वताग्री भी कह रहे हैं, उसके अंतर्गत क्या अश्व अक्षांश यानी कि हाई प्रेशर वाली जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब भी बोलते हैं, उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर, ठीक है वो। और क्या है? शीतोष्ण निम्न वायुदाब, यानी कि ये लो प्रेशर वाला शीतोष्ण निम्न वायुदाब। तो इसके बीच में ये कोशिका बनती है, और इसके बीच में जो हवाएं चलती हैं वो कौन सी चलती हैं गाइस? वो चलती है पछुआ पवन। अब जो डायरेक्शन बनाई है वो यही डायरेक्शन है, मतलब हाई प्रेशर वाले से लो प्रेशर की तरफ चल रही है पछुआ पवन, राइट। अब ये यहाँ पे क्या होता है? 60 से 65 यानी वही 66.5 वाला अक्षांश पर धरातलीय हवाएं, हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? ऊपर की ओर चलती हैं, ऊपर की ओर उठ रही हैं। अब कहानी समझिए। अब यहाँ पे इसने कहा कि ये वाला जो एरिया है, ओके, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पृथ्वी घूम रही, मतलब पृथ्वी जो घूम रही है, उसकी वजह से यहाँ से हवाएं कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा बोला इसने, ठीक है। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचने के बाद, अब क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा हमने कहा था भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर कुछ कितनी थी गाइस, मैं भूल गई, 8 किलोमीटर थी, ठीक है। ऑन एन एवरेज ले ली 13 किलोमीटर, यानी इसने कहा 13 किलोमीटर तक ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसने ये बोला कि ये जो हवाएं ऊपर जा रही है ना, वो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचने के बाद विपरीत दिशा में
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होती है, मुड़ जाती हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये विपरीत दिशा में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है। तो ये हवाएँ क्या होंगी गाइज़, मुड़ जाएँगी कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। ये पवन जो है अश्व अक्षांश के पास नीचे की ओर, मतलब विपरीत दिशा। जो जो यहाँ उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में है, वो दक्षिण की साइड में, और जो यहाँ से ऊपर उठेगी, यहाँ से ऊपर उठेगी, वो उत्तर की साइड में, ऐसे करके मुड़ जाएगी, राइट? विपरीत दिशा में मुड़ी है। हालाँकि अगर सेम दिशा होती तो हम कहते हैं ये अपनी उत्तरी साइड में मुड़ेगी, ये अपनी दक्षिणी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली दक्षिण साइड में मुड़ रही है, ये वाली उत्तर साइड में मुड़ रही है, ठीक है? अब उसने कहा कि पुनः धरातलीय ये पवन अश्व अक्षांश के पास नीचे गिरती है। अब अश्व अक्षांश कौन-सा है? यही वाला, एचपी जो हाई प्रेशर वाला था, यहाँ वाला, ये वाला था। यहाँ पे ये क्या होती है, अश्व अक्षांश है, इसकी तरफ नीचे गिर जाती है, ठीक है? पुनः धरातलीय पछुआ पवन के रूप में शीतोष्ण निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब ये क्या होगी, ये वापस से यहाँ से शीतोष्ण निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी, ठीक है? अच्छा, अब जिससे क्या है, फेरल कोशिका, ये ध्रुवीय वताग्र कोशिका, ये मध्य अक्षांशीय कोशिका, इसका निर्माण होगा। मतलब अब समझते हैं फिर से। तो गाइस हमने क्या देखा कि 1, 2, 3, ठीक है? हवा यहाँ से पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऊपर गई, क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा तक गई, उसके बाद ये क्या होती है, दक्षिण की साइड मुड़ गई, मुड़ने के बाद ये जो है अश्व अक्षांश पे नीचे उतरती है, और पछुआ पवन के रूप में ये वापस से कहाँ चली जाती है, इस वाले पे चली जाती है, ठीक है? अब ये एक कोशिका सी बन गई, इसे हमने बोल दिया फेरल कोशिका या ध्रुवीय वताग्र या मध्य अक्षांशीय कोशिका बोलती है। समझ में आ गया होगा आपको। चलो, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो गाइस व्यापारी पवन देख लिया हमने, पछुआ पवन, ये पवन, चलिए ये हो गया पूरा। अब हम बात करेंगे ध्रुवीय कोशिका की। अब एक बची सबसे ऊपर वाली। ध्रुवीय कोशिकाओं के अंतर्गत वायुमंडलीय परिसंचरण का विस्तार दोनों गोलार्धों में, यानी कि 60 से लेकर 90 अक्षांश के मध्य होता है। यानी कि जो ध्रुवीय कोशिकाएं आपकी कहाँ बन रही हैं गाइस, 60 डिग्री से 90 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे 60 से 90 डिग्री यहाँ वाले। फिर लिखा है कि ठंडी ध्रुवीय पूर्वी हवाएं, ठंडी ध्रुवीय पूर्वी हवाएं, ठीक है? ठंडी ध्रुवीय पूर्वी हवा, यानी कि जो ध्रुव से चल रही होगी हवा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से, ये है ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ये वाला हमारा लो प्रेशर था, ये हाई प्रेशर था, ये लो प्रेशर था, ठीक है? तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र यानी कि यहाँ से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब मेखला की ओर धरातलीय पवनों के रूप में प्रवाहित होते हैं, यानी कि हवा कुछ यहाँ से यहाँ की तरफ आ रही है, ठीक है? ये क्या है, अब इसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, यानी कि जो ये वाला साइड है, ये वाला, यहाँ से क्या होता है, हवाएं पृथ्वी की घूर्णन की वजह से ऊपर चली जाती है, तो यहाँ से हवाएं क्या हो रही हैं, ऊपर जा रही है, ऊपर गई, ठीक है? मतलब यहाँ से ऐसे आई, और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये फिर चली गई ऊपर, यानी यहाँ से तो यहाँ आई, घूर्णन की वजह से ऊपर चली गई, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक गई, फिर ध्रुवों की तरफ, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक गई और ध्रुवों की तरफ मुड़ गई, और फिर बाद में वापस से नीचे चली जाएंगी। तो इस तरह से एक पूरी की पूरी कोशिका बन जाएगी, ठीक है? तो ये हवाएँ क्या होता है, ध्रुव, ठीक है? तो मतलब पहले ध्रुवों से यहाँ पे आई 60 से 65 डिग्री की तरफ, फिर पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऊपर चली जाती है, फिर वापस से ध्रुवों पे नीचे गिर जाती है। ध्रुवों के पास नीचे उतरती है, अतः पुनः उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्या होती है, गतिशील हो जाती है। फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ जाती है, ऐसा बोलने से। तो इससे क्या है, एक पूर्ण एक कोशिका बनती है, उसको बोलती है ध्रुवीय कोशिका कहती है। गाइस ये हो गई, तीनों कोशिकाओं की बात कर ली हमने। ठीक है, हेडली, फेरल और कौन-सी? ये ध्रुवीय, तीनों की हमने बात कर ली। इसके अलावा क्या चल रहा है अब? एक होती है जेट स्ट्रीम, क्या होती है? जेट स्ट्रीम। अब ये क्या है? इसने कहा क्षोभमंडल, क्षोभमंडल आपको पता ही है, वायुमंडल है, वायुमंडल को हमने बाँट रखा है, तो जो सबसे नीचे वाला 0 से 13 किलोमीटर तक का एरिया क्षोभमंडल, ठीक है? तो क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में क्या होता है, संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भी सर्पी रूप से प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन
धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। मतलब इसने कहा एक तो ये तो पृथ्वी पे नहीं चल रही है भाई, पृथ्वी से ऊपर चल रही है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा 13 किलोमीटर के आसपास चल रही है और बिल्कुल सीधी नहीं चल रही, ऐसे-ऐसे चलेगी, ऐसे-ऐसे। कैसे विसर्प हो रही है, विसर्पी, विसर्पी रूप से चल रही है, ठीक है? ऊपर चल रही है। क्या है ये? पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। यानी पश्चिम, अगर ये पृथ्वी आपकी है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कुछ इस तरह से ऐसे-ऐसे चल रही है। देखिए दिखा भी रहा है ऐसे करके, ठीक है? पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम में याद रखने वाली बात, एक तो पृथ्वी पे नहीं चल के ऊपर चल रही है, ठीक है? दूसरी बात इसने कहा, क्या कहा? पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, विसर्पित हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय क्या होता है कि उस समय इसकी खोज हुई है जब क्या होता है, अमेरिकी बम वर्षक जेट विमान को जापान की ओर उड़ान भरते समय पवन के विपरीत रुख का सामना करना पड़ा था। अच्छा, देखिए जिस कारण क्या है, जेट यानों के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने से उसकी गति में क्या हो रही थी, कमी आ जा रही थी। इसके विपरीत लौटते समय जेट विमान की गति में क्या बहुत तेजी से वृद्धि हुई। मतलब अब देखिए कहानी क्या कह रहा है, हमें पता चला ये कब हमें पता चला कि ऐसी हवाएं कुछ ऊपर चल रही हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, हमने देखा जेट विमान जा रहे हैं, ठीक है? अमेरिका क्या करता है, जेट विमानों को भेज रहा है। अब भाई ये पृथ्वी है, नॉर्थ अमेरिका मान लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यहाँ है, साउथ अमेरिका यहाँ है, फिर यूरोप आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे जापान है, ठीक है? अब भाई, अब इसने कहा अमेरिका से जेट विमान जापान की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ले जाएंगे? नहीं, ये दूर पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे ले गया होगा, ठीक है? तो कैसे ले गया भाई? फिर से देख, यहाँ से ऐसे गया जेट विमान, ठीक है? यानी कि उस तरह से देखा जाए तो गाइस ऐसे जा रहा है जेट विमान, पूर्व से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है जेट विमान, ठीक है? अभी पृथ्वी गोल है तो आपको लगेगा ये उल्टा क्यों दिखाया है, ऐसा क्यों दिखाया, ठीक है? जो भी है, इस तरह से जा रहा है। लेकिन हमने देखा हवाएं कैसी चल रही है, हवाएं चल रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की साइड। अब भाई जब विपरीत दिशा में जेट विमान चलेगा तो उसकी गति कम हो जा रही थी। तो अमेरिका वालों ने कहा भाई इसकी गति क्यों कम हो रही है, चलो हो गई कोई बात नहीं। हमने देखा जब ये वापस से अमेरिका गया है ना, वापस से जब ये अमेरिका जा रहा है ना, तो हमने देखा गति बहुत तेजी से बढ़ गई, ठीक है? और हम ये भी जानते हैं जो जेट विमान वेट विमान चलते हैं वो ऊपर की तरफ, क्षोभ मंडल के ऊपर की तरफ ही चलते हैं, हवाएं भी वहीं चल रही हैं। तो भाई अमेरिका वालों ने कहा हवाएं चल रही है यहाँ पे कोई, ठीक है? तो इसकी खोज हो गई, ठीक है? समझ गए आप, इसकी खोज हो गई यहाँ पे। इसी परिस्थिति के अध्ययन के पश्चात क्या होता है, जेट स्ट्रीम अवधारणा की उत्पत्ति है। अब यहाँ जेट स्ट्रीम बन गई है, हमें पता चलता है ये थी अवधारणा की उत्पत्ति यहीं पे हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम की विशेषताएं क्या है ये भी देख लेते हैं, चलो। देखिए, जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल, यानी कि इसने कहा कि वही हमने कहा कि क्षोभ मंडल कहाँ तक, 13 किलोमीटर तक है, तो 7.5 से लेकर 14 किलोमीटर तक हो रहा है, ठीक है? और पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है और दोनों गोलार्ध में इसने कहा कि 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होती है। मतलब पूरी पृथ्वी पे आप देखें तो यहाँ से 20 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक के बीच में जेट स्ट्रीम जो चल रही है ऊपर की तरफ, ठीक है? इन्हें जो है, इसने कहा इन्हें परिध्रुवीय विसर्पी भंवर भी कहते हैं, परिध्रुवी विसर्पी भंवर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो संचार है दोनों गोलार्ध में, दोनों ध्रुवों के चारों तरफ विसर्पी रूप में हो रहा है, यानी कि ध्रुवों के चारों तरफ हो रहा है तो परिध्रुवीय, मतलब परिध्रुवीय मतलब ध्रुव के चारों तरफ हो रहा है, विसर्पी रूप में हो रहा है यानी कि सीधा ना हो गया, ऐसे ऐसे सांप की तरह हो रहा है, ठीक है? तो परिध्रुवीय, ठीक है? देखो यहाँ पे बना भी रखा है, इधर तो हो ही नहीं रहा, कहानी चल रही है यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है? ध्रुवों के चारों तरफ, तो परिध्रुवीय, ठीक है? चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसने कहा कि जेट स्ट्रीम में पवन के वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है, ठीक है? मौसम बदला, पवन का वेग बदला। शीतकाल में ये अधिक प्रबल, इसका वेग ग्रीष्म काल की तुलना में 2 गुना अधिक हो जाता है, यानी कि जब ठंड पड़ती है भाई इसका वेग बढ़ जाता है। गर्मी से ठंडी ग्रीष्म काल से शीतकाल में देखें तो यहाँ अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही थी तो यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगी। इसका जो अधिकतम वेग है वो है 480 किलोमीटर प्रति घंटे। 10-20 तो मैंने एग्जांपल ले लिया था, हालांकि इसका जो वेग है अधिकतम मैक्सिमम 480 किलोमीटर प्रति घंटे। ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है, ठीक है? और इसका खिसकाव उत्तर की ओर हो जाता है, मतलब जब गर्मियां होती है ना, ग्रीष्म काल आता है, तो ये खिसक जाती है उत्तर की साइड, राइट? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की साइड खिसक जाती है, तो इसका जो विस्तार है जेट स्ट्रीम का उत्तर की साइड में उत्तरी गोलार्ध में कम हो जाता है। शीतकाल में इसका जो विस्तार है वो अधिक
अधिकतम पाया जाता है। शीतकाल में इसका विस्तार जो है अधिकतम पाया जाता है। ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच सक जाता है। मतलब इसने कहा कि अगर पृथ्वी की हम बात करें तो जब ग्रीष्मकाल है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे विस्तार क्या हो गया, कम पाया गया। लेकिन वही ठंड में आपको 20 डिग्री अक्षांश नॉर्थ नॉर्थ जो है उत्तरी अक्षांश तक ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ गर्म ठंडी में ज्यादा देखने को मिल रहा है आपको विस्तार इसका, गर्मी में कम, क्योंकि ये गर्मी में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। आपको कहीं ऊपर देखने को मिलेगा, ठंड में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा इसने कहा। ठीक है, अब इसने कहा जेट स्ट्रीम के प्रकार की बात कर ले। तो इसमें लिखा है अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम को 5 प्रकारों में बांट दिया गया। अवस्थिति के आधार पर ये 5 तरह की है। भाई ये देखो क्या कहानी है। एक हो गया ध्रुवीय वताग्र जेट स्ट्रीम हो गया, ठीक है। हाँ चलो, ध्रुवीय वताग्र जेट स्ट्रीम, ये क्या कह रहा है भाई? तो ये कह रहा है ध्रुवीय वताग्र जेट जेट स्ट्रीम का निर्धारण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों एवं उच्च कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मिलन क्षेत्र के ऊपर होता है। दो विपरीत वायु राशियों के कारण इसकी ताप प्रवणता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो गाइस ये कहने की कोशिश कर रहा है ये हमारी पृथ्वी ध्रुवों से जो हवाएं चलेंगी और जो इधर से हवा चलेगी, ठीक है, इसने दो जगह की बात करी। एक ध्रुवीय शीत वायु, एक ध्रुव की बात करी, एक उष्ण कटिबंध की बात करी, एक उसने उष्ण कटिबंध की बात करी। ठीक है, तो भाई ये हम जानते हैं यहाँ गर्म हिसाब किताब रहता है, यहाँ का हिसाब किताब रहता है ठंडा। तो गर्म वाली साइड से भी हवा जा रही है, ठंडी वाली साइड से भी हवा आ रही है। और ये हवा कहाँ पे आ रही है, ये एक जगह है, ये है आपका 40 डिग्री से 60 डिग्री वाला अक्षांश है। ठीक है, यहाँ पे ये हवा आ रही है, लेकिन कहानी सब ऊपर चल रही है, धरातल पे नहीं। ठीक है, ऊपर चल रही है। तो इस तरह से आई दोनों मिली, तो ये एक क्या बोलते हैं जेट स्ट्रीम बन रही है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, दो विपरीत वायु राशि के कारण इसकी ताप प्रवणता क्या है, अधिक है। भाई दो विपरीत है, एक ठंडी है, गर्म है, ताप प्रवणता क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस तो बहुत ज्यादा ही, ताप प्रवणता अधिक होगी यहाँ पे। ये आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों की साइड से शीत वायु दाब आ रही है, वायु राशि आ रही है, और उष्ण यानी 0 डिग्री के पास से कैसी गर्म वायु राशियां होती है, दोनों मिल जाती हैं। कहाँ पे मिल रही है, 40 से 60 पे मिल रही है। और क्या है, इसका प्रवाह कैसा होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। कैसा हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। और साथ ही ये जो है अधिक क्या है, अनियमित है, नियमित नहीं है, अनियमित। चलो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। पछुआ, फिर वही वाली बात आ गई, पछुआ पवन पड़ी थी हमने, और कौन सी पड़ी थी एक वो आ, व्यापारिक। तो पछुआ, ठीक है। इसमें इस जेट स्ट्रीम की जो अवस्थिति है धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय, ये बार बार बनाना पड़ता है भाई। तो ये अगर आप सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, इसी पे कहानी चल रही है बार बार। तो इसने कहा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, यानी कि ये वाली, ठीक है, के ऊपर क्षोभ मंडल में 30 से 35 अक्षांश के ऊपर बनता है। यानी जो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम बन रही है वो आपकी कहीं यहाँ बन रही है, लेकिन ऊपर की साइड बन रही है। ये अक्षांश कौन सा है, 30 से 35 वाला अक्षांश है। यहाँ पे हवा में बन रही है, ऊपर क्षोभ मंडल में बन रही है, ऊपर वही 14 किलोमीटर तक बन रही है। इसका प्रवाह क्या है, पश्चिम, ये भी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। कैसी, पश्चिम से पूरब। ध्रुवीय बताग्री जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक नियमित है। मतलब जो इससे पहली वाली हमने कहानी ऊपर वाली पढ़ी थी ना, ध्रुवीय बताग्री वाली, उसको हमने अनियमित पढ़ा था, ये नियमित है, उसकी कंपैरिजन में नियमित है ये। इसकी उत्पत्ति नियमित मतलब ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलती ही रहती है। अनियमित का मतलब है शायद कभी ये जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगी, कभी शायद ना हो कहीं ना हो, लेकिन ये वाली ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, विषुवतीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं का क्षोभ सीमा की पेटी में उत्तर उत्तर पूर्वी प्रवाह है। यानी इसने कहा कि ये आपको नियमित देखने को मिलती है, सूरज हमेशा ही चमक रहा है, विषुवत रेखा पे गर्मी हमेशा ही बनी रहेगी, हवा हमेशा ही ऊपर की तरफ जाती रहेगी। यही सब है, ये सब हमेशा आपको देखने को मिलेगा, इसलिए नियमित देखने को मिल रही है आपको। भारत में दिसंबर जनवरी फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने में जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब हमने देखा था गाइस कि हमारे यहाँ जो बारिश होती है जून जुलाई वाले टाइम में होती है, ठीक है, एक एक बारिश आपको दिसंबर जनवरी फरवरी में भी देखने को मिल जाती है। और ये होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, जो कहाँ होती है, हमारा जो ये पंजाब वाला साइड होता है ना, उधर वाली साइड से। ठीक है, तो ये
देखिए, ये आपका भारत है, ठीक है? जब हमारा दिसंबर, जनवरी में जो बारिश होती है ना, वो ईस्ट साइड होती है। अब इस साइड कैसे होती है भाई? सो यहाँ पे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से ऐसे करके कुछ पानी लेती हुई हवा आती है और देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है। मतलब भूमध्य सागर से भारत की तरफ, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है। तो भाई इसने यही बोला कि जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाला जो टाइम होता है ना, उसमें क्या है, पश्चिमी विक्षोभ आता है, इसलिए पंजाब में या जो ये वाली साइड है ना, यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है? तो इसने कहा ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसमें इन हवाओं की बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है? कौन-सी वाली हवाओं का? ये उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम की वजह से हमारे यहाँ उस समय बारिश हो रही है। ठीक है भाई? इतनी ही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक हो गई उष्णकटिबंधीय पूर्वी पूर्वी जेट स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। तो इस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति धरातलीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर ऊपरी क्षोभमंडल में भारत अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्म काल में होती है भाई। अब इस पर जरा डायग्राम बनते हैं। तो ये बन गया भारत कितना, ये हो गया भारत, ये बन गया हमारा अरब सागर, पानी है, पानी पानी। और यहाँ पे कहीं पे हमको ये मान लो, ऐसे मान लेते हैं, ये अफ्रीका देखने को मिल गया, ऐसे ही है। तो इसने कहा कि इस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति धरा, देखिए व्यापारिक पवन तो चलती है, ऐसे चलती है जीरो से ये वाली साइड में, ठीक है? मतलब ये लो प्रेशर है, आपका ये हाई प्रेशर है, ठीक है? मतलब सॉरी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली साइड में इस तरह से ये व्यापारिक पवनें चल रही हैं। 30 से 35 डिग्री वाले से जीरो की तरफ ऐसे चलती है। और अगर हम भारत की बात करें तो भाई ये हो गया आपका 23.5 डिग्री, यानी हवाएं कुछ ऐसे चल रही हैं, ठीक है? ये व्यापारिक पवन है जो नीचे चल रही है धरातल पे। इसने कहा जो ये वाली है ना जेट स्ट्रीम, ये धरातल पे तो नहीं चलेगी, ऊपर हवा में चलेगी। तो ये का क्षोभ मंडल में चल रही है। भारत है अफ्रीका के ऊपर, भारत भी देख लिया और ये अफ्रीका है, ठीक है? ये देख लिया। इन दोनों के ऊपर क्षोभ मंडल में ये 14-14 किलोमीटर के ऊपर चल रही है, ठीक है? चल रही है। ओके, और क्या इसमें समझने की जरूरत है? भाई हाँ, इनके ऊपर चलिए। और कब चल रही है? ग्रीष्म काल की ये बात कर रहा है, याद रखिए। ये अन्य 3 जेट वायु धाराओं की दिशा के विपरीत उत्तर पूर्वी दिशा की ओर चलती है, केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो इसने ये क्या बोला, इसने ये कैसे चल रही है बाकी सबसे अलग, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर। कैसे चल रही है? उत्तर पूर्वी दिशा की ओर चल रही है, यही हुआ उत्तर पूर्वी दिशा, ठीक है? और ये आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगी, ठीक है? बस इतनी सी बात ही कहना है। चलो अभी ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है? तो इसकी उत्पत्ति का संबंध, अब इसकी उत्पत्ति कैसे, तिब्बत हमारे ऊपर, मतलब भारत के ऊपर क्या है, तिब्बत का पठार यहाँ से हो रहा है। तिब्बत का पठार बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है? तो गर्म होने की वजह से हवाएं ऊपर, सॉरी गाइस एक चीज, तो तिब्बत के पठार के गर्म होने की वजह से हवा चलती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है, जो भारत में मानसून आता है इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक ये भी है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम, ये क्या होता है? इस जेट स्ट्रीम को समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इसका निर्माण सागर तल से क्या होता है, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में ध्रुवों के ऊपर समताप मंडल में ध्रुवों के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है। यानी ठंड में हो रहा है, 30 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल ही होगा, वहां पे ध्रुवों के ऊपर हो रहा है। अब इसने कहा उत्तरी गोलार्ध में जो है इसकी दिशा कैसी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कैसी है भाई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है? और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से क्या है, दक्षिण पूर्व, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऐसे है। उत्तरी गोलार्ध में ये वाली साइड ऐसे चल रही है, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चल रही है। बस इतनी सी बात समझिए, आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम स्थानीय जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। देखिए स्थानीय जेट स्ट्रीम का उद्भव क्या है, स्थानीय तापीय गतिकीय दशाओं के कारण कुछ खास स्थानों पे होता है। इसका महत्व मात्र स्थानीय स्तर पर है, ठीक है? इससे ज्यादा समझिए मत। जेट स्ट्रीम का महत्व भी देख लेते हैं। महत्व या इंपॉर्टेंस क्या है? जेट स्ट्रीम का स्थानीय और प्रादेशिक मौसम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो मौसम आता है ना, मौसम बदलता है या जो भी है, उस पर जो है
मौसम पर प्रत्यक्ष प्रभाव आप इससे देख पाते हैं। जेट स्ट्रीम के कारण क्या है, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में क्या है, क्षैतिज अभिसरण और अपसरण होता है, जिससे चक्रवात प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। यानी इसी की वजह से चक्रवात प्रति चक्रवात की भी कहानी आ रही है। ध्रुवीय वाताग्र की बात करें, जहां पर क्या है, शीतोष्ण चक्रवात तूफान उत्पन्न होते हैं। इनका संबंध क्या है, उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम से है। यानी क्या है, ध्रुवीय वाताग्र की अगर हम बात करें, वहां पे चक्रवात आ रहा है जो कि होता है शीतोष्ण चक्रवात या तूफान उफान, इसी की वजह से आ रहा है। धरातलीय शीतोष्ण चक्रवात के ऊपर उच्च तलीय क्षोभ मंडलीय जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है, तो ये चक्रवात अधिक प्रबल और तूफानी हो जाता है और सामान्य से अधिक वर्षा करता है। यानी इसने बोला कि जो शीतोष्ण चक्रवात आता है ना, जो उसके ऊपर अगर क्षोभ मंडलीय तलीय मतलब उसके ऊपर जो है उच्च तलीय क्षोभ मंडलीय जेट स्ट्रीम अगर है, चक्रवात के ऊपर अगर ये वाली जेट स्ट्रीम है, तो जो चक्रवात है वो अधिक प्रबल होगा, तूफानी होगा और वर्षा भी सामान्य से अधिक करे, मतलब जितनी करनी होगी उससे ज्यादा करे। अच्छा, जेट स्ट्रीम के कारण धरातलीय चक्रवातों प्रति चक्रवातों के स्वरूप में परिवर्तन होने से स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव होता है। मतलब इसने कहा इसकी वजह से चक्रवात प्रति चक्रवात में चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से मौसम में भी उतार चढ़ाव होगा। यानी ऐसा हो सकता है कि जो बारिश अभी आनी हो वो थोड़े टाइम बाद आएगी, सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ऐसा करके। ठीक है, अब इसने कहा जेट स्ट्रीम में क्या है, वायु का लंबवत संचरण दो तरह से होता है। लंबवत संचरण यानी कि वायु जो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही। तो चक्रवातों में क्या हवा ऊपर उठती है, बिल्कुल सही बात है। चक्रवात ऐसे जब लो प्रेशर होता है और ऊपर हाई प्रेशर, तो हवा ऊपर की तरफ जाती है चक्रवात में। प्रति चक्रवात में हवा नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, ऐसा करके। तो इसने कहा कि इस तरह, मतलब सॉरी, ऐसे नहीं जाती, मतलब ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ, ठीक है, और प्रति चक्रवात में हवा नीचे की तरफ चलती है। अब इसने कहा इस तरह क्या है, उच्च तलीय हवा में ऊपरी मुखी और अधोमुखी संचरण होने से क्षोभमंडल समताप मंडल की हवाओं में क्या होता है, तेजी से क्षोभमंडल और समताप मंडल की हवाओं में तेजी से मिश्रण होता है, जिसके कारण मानव जनित वायु प्रदूषकों का क्षोभमंडल से समताप मंडल में क्या होता है, परिवहन होता है, जो ओजोन क्षय को का प्रमुख कारण है। मतलब भाई इसकी वजह से क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो क्षोभ मंडल में प्रदूषक होते हैं, जो प्रदूषण वाले कारक होते हैं, ठीक है, या आप कह दीजिए जो ग्रीन हाउस गैस के लिए या जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, वो क्षोभ मंडल से पहुंच जाते हैं कहाँ, समताप मंडल में। समताप मंडल में हम जानते हैं ओजोन लेयर होती है, जिसको ये कम करने का काम करते हैं। दक्षिण एशिया के मानसून पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा को प्रभावित करती है। यानी कि जो दक्षिण एशिया का मानसून, या यानी कि आप ये तब कह सकते हैं कौन सी जगह है, थाईलैंड वाईलैंड वाली, ये थाईलैंड वाली, और ये जो पड़ते हैं थाईलैंड, फिलीपींस, यहाँ, ठीक है। तो इधर वाली हो गई, इनफैक्ट भारत में भी यही वाला मानसून आता है, ठीक है। तो इसने कहा इन जेट स्ट्रीम की वजह से ये जो मानसूनी जो वर्षा है उस वो भी प्रभावित होती है, कि सपोज अगर वो जून 15 जून को आने वाली है, तो वो 17, 18, 20, 25 जून हो जाएगी, या फिर जल्दी आ जाएगी, ये भी हो सकता है, मतलब होता है। इससे मतलब इसको प्रभावित करती है, मानसूनी वर्षा को प्रभावित करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लोइंग ऑफ विंड, यानी कि पवन संचार। तो भाई अब इसको करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में चैनल को। गाइस अगर आप लोग को सच में अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा। चलिए अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, यानी कि जो हमारी पार्ट 3 होगी, उसमें ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए, बस अच्छा लगता है। चलिए फिलहाल अभी इस वीडियो को समाप्त करते हैं।